नमस्कार। इस खास विश्लेषण यानी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। राजनीति के मंच पर कभी-कभी ऐसे नाटकीय मोड़ आते हैं जो बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगते हैं। आज हम एक ऐसी ही हाई कॉन्ट्रास्ट और ऐतिहासिक घटना की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र पटेल का अचानक उदय। एक ऐसा फैसला जिसने गुजरात की राजनीति की पूरी दिशा ही बदलकर रख दी। तो चलिए इस रहस्यमयी और दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, सब कुछ एक बिल्कुल आम सप्ताह की तरह चल रहा था। हर कोई रिलैक्स कर रहा था। लेकिन तभी शनिवार को अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने राजनीतिक गलियारों में सचमुच भूचाल ला दिया। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब इस एक कदम ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। किसी को भी भनक तक नहीं थी कि अब आगे क्या होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल एक गहरे रहस्य में बदल गया था। अब ये फैसला कितना अप्रत्याशित था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। भूपेंद्र पटेल के परिवार के एक सदस्य ने खुद बताया, और मैं कोट कर रहा हूँ। रविवार परिवार का दिन होता है। मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा था और सो रहा था। तभी अचानक दोस्तों के 3-4 फोन आए। जरा सोचिए, राज्य का सबसे शक्तिशाली पद किसी को मिलने वाला है और खुद उनके परिवार को इस बात की कोई खबर ही नहीं। एकदम किसी सस्पेंस फिल्म वाले सीन की तरह है ना, जहां एक ही पल में सब कुछ पलट जाता है। खैर, जैसे ही ये ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश हुई, हम सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये भूपेंद्र पटेल हैं कौन? सच कहूं तो राष्ट्रीय मीडिया के लिए भी ये नाम एकदम नया सा था, लेकिन अचानक से उन्हें गुजरात का 17वां मुख्यमंत्री चुन लिया गया था। राजनीति के इस इतने बड़े मंच पर अचानक आए इस व्यक्ति की असल कहानी क्या है? आइए इस नाम के पीछे छिपे इंसान को थोड़ा करीब से समझते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और प्रभावशाली विरोधाभास या कहें कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ है एक बिल्कुल लो प्रोफाइल, सादगी से अपनी शुलाज रेजिडेंसी में रहने वाली जमीनी कार्यकर्ता, जिन्हें स्थानीय लोग बहुत ही प्यार से दादा बुलाते हैं। और दूसरी तरफ गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री का बेहद गंभीर और शक्तिशाली पद। एक आम आदमी से राज्य के सबसे ताकतवर पद तक का ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। चलिए उनके शुरुआती जीवन और पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालते हैं। 15 जुलाई 1962 को जन्मे भूपेंद्र भाई पटेल रजनीकांत पटेल के बेटे हैं। एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया है। और जो सबसे अहम बात है, वो प्रभावशाली हिंदू कड़वा पाटीदार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अब देखिए, गुजरात की राजनीति में इस समुदाय का जो वजन है वो किसी से छिपा नहीं है। उनकी ये जड़ें वहाँ के राजनीतिक समीकरणों को समझने के लिए एक बेहद अहम फैक्टर हैं। उनके राजनीतिक सफ़र को समझने के लिए ज़रा इस टाइमलाइन को देखिए। शुरुआत हुई 1999 में मेमनगर नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में। फिर 2008 में वो एएमसी स्कूल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने। इसके बाद 2010 में उन्होंने थलतेज वार्ड के पार्षद का चुनाव जीता। फिर 2015 आते आते वो अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण, जिसे हम ऑडा भी कहते हैं, उसके चेयरमैन बन गए। और फाइनली 2017 में वो पहली बार विधायक चुने गए। मतलब ये करियर कोई रातों रात नहीं बनाए, बल्कि पूरी तरह से जमीनी स्तर से एक एक सीढ़ी चढ़कर आगे बढ़ाए। और 2017 में जब वे पहली बार विधायक बने ना, तो वो जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। जीत का अंतर था 1,17,000 वोट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज की गई ये जीत सच में ऐतिहासिक थी। देखिए, ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि स्थानीय जनता के बीच उनकी पकड़ और लोकप्रियता कितनी मजबूत है। अब अगर हम राजनीति से थोड़ा हटकर उनके पेशेवर जीवन की बात करें, तो भूपेंद्र पटेल मुख्य रूप से पेशे से एक बिल्डर रहे हैं। 2017 के उनके चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनके पास लगभग 5.20 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इसके अलावा वो सरदार धाम और विश्व उमिया फाउंडेशन जैसे बड़े और प्रमुख सामुदायिक संगठनों के ट्रस्टी भी हैं। ये सारी बातें हमें उनके एक व्यावहारिक स्वभाव और समाज के साथ उनके गहरे जुड़ाव के बारे में काफी कुछ बताती हैं। द बिल्डर्स विजन, एक निर्माता का दृष्टिकोण। उनके इस दृष्टिकोण को समझने के लिए स्थानीय बिल्डरों को दिया गया उनका एक बयान सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था, छवि सुधारने के लिए 100% प्रयास करें और सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें। ये सिर्फ ईंट और पत्थर से इमारतें बनाने की बात नहीं है दोस्तों। ये दिखाता है कि वो क्वालिटी, ईमानदारी और किसी भी समस्या का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालने को लेकर कितने सीरियस हैं।
उनकी कार्यशैली का एक और जो सबसे बड़ा पिलर है, वो है लोगों से लगातार बातचीत। सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना, लोगों के बीच बैठना और उनसे सीधा संवाद करना, ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी का मुख्य हिस्सा है। उनका मानना है कि जनता के बीच रहकर ही आप किसी भी समस्या की तह तक जा सकते हैं और उसे सुलझा सकते हैं। द क्लाइमैक्स, एक भव्य शपथ ग्रहण। अब बात करते हैं उस दिन की भव्यता और गंभीरता की। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में कौन-कौन मौजूद था। देश के शीर्ष नेता वहां थे, खुद गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया और इसके साथ ही गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। ये विजुअल अपने आप में स्पष्ट कर रहा था कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पूरी राजनीतिक मशीनरी इस नए नेतृत्व के समर्थन में कितनी मजबूती से खड़ी है। और हाँ, इस पूरी राजनीतिक हलचल के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का जो रुख था, वो भी काफी ध्यान खींचने वाला था। शपथ ग्रहण से ठीक पहले उन्होंने पब्लिकली ये स्पष्ट कर दिया कि वे 2022 के चुनावों में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। ये बयान निष्पक्ष रूप से हमें ये दिखाता है कि इतने बड़े और अप्रत्याशित बदलाव के बावजूद पार्टी के भीतर एक रणनीतिक एकजुटता और दिशा बिल्कुल साफ थी। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही अहम और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। एक लो प्रोफाइल नेता, एक जमीनी कार्यकर्ता, जिन्हें उनके अपने लोग प्यार से दादा कहते हैं, क्या वो 2022 के गुजरात चुनावों के उस भारी दबाव और चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर पाएंगे? देखिए, एक साधारण वार्ड पार्षद से राज्य के सबसे ऊंचे पद तक का सफर तो उन्होंने तय कर लिया है, लेकिन असली राजनीतिक परीक्षा तो अब शुरू होती है। ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा कि ये नया नेतृत्व राज्य के भविष्य को किस नई दिशा में ले जाता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।